So student, today we are going to start first session of your hematology. पहले सेशन के अंदर हमारे जितने भी रेड ब्लड सेल्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए वो हम सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आगे आपके प्लेटलेट स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद हमारे वाइट ब्लड सेल स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए बच्चों और क्लास आप लो या ना लो, मैं आपको इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि हिमाटोलॉजी की क्लास ना करनी छोड़िएगा, क्योंकि इसमें जो आप डिजीजेस पढ़ोगे ना, ये आपको चलते फिरते ये डिजीजेस नजर आनी है। आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आपको अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज है, आपको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वो जो डेंगू की वजह से है, या और इसके आईटीपी की वजह से या टीटीपी की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब यही जो कॉमन सी चीजें जो आपको हॉस्पिटल्स के अंदर नजर आती हैं। और अगर जितना आपका हिमाटोलॉजी अच्छा होगा ना, देखिए आपको ना फिर हाउस के अंदर बड़ा मजा आने वाला है। आप सीबीसी की जो रिपोर्ट आप बहुत अच्छी पढ़ पाओगे। आप मतलब पेशेंट का जो इस तरह के सिम्टम के साथ आता है, एनीमिया के साथ या व्हाइट ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर्स के साथ या प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर्स के साथ, तो आप उसको बड़ा अच्छा डायग्नोस कर पाओगे। इसलिए मैं आपको कहूंगा ये आपने क्लासेस नहीं मिस करनी। चलें जी, रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला पोर्शन है दैट इज रिलेटेड विद द अनीमिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिफाइन होने चाहिए ना कि अनीमिया होता क्या है। अनीमिया हम कहते हैं आप ब्लड डिसऑर्डर, हाँ, ब्लड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर, ब्लड रेड ब्लड cells disorder into which into which there is decrease red blood cells, there is decrease रेड ब्लड सेल। या तो रेड ब्लड सेल्स कम हो सकते हैं, या उस पेशेंट के जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो सकती है। तो अगर या तो मेरे पास रेड ब्लड सेल्स कम हो जाए या हमारे पास हीमोग्लोबिन कम हो जाए, तो उस पेशेंट के अंदर हमें अनीमिया नजर आ सकता है। अब आपको एक बड़ी प्यारी सी लेडी सामने बैठी नजर आ रही होगी, और शायद आपको ये भी लग रहा है कि अपने ये हस्बैंड से नाराज है। कहीं ऐसी बात नहीं है। शी इज द पेशेंट ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। जब पेशेंट को अनीमिया होता है, स्पेसिफिकली फीमेल्स के अंदर, चूंकि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बड़ा कॉमन है, तो अगर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है तो पेशेंट क्या अपनी जिंदगी से भी नाखुश है, फटीग है, टायर्ड है, मतलब इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की सिम्टम के साथ ना ये पेशेंट आपको नजर आता आएगा जो हमारे पास अनीमिक पेशेंट होगा। ठीक है, अब जब हम अनीमिया की बात करें, तो जो अनीमिया के अंदर हमने बहुत सारी टाइप्स को डिस्कस किया था। कुछ हमारे पास माइक्रोसिटिक अनीमिया था, कुछ हमारे पास नॉर्मोसिटिक अनीमिया था, कुछ हमारे पास मैक्रोसिटिक अनीमियाज थे। और उसमें जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास क्या, माइक्रोसिटिक अनीमिया। और माइक्रोसिटिक अनीमिया की जो सबसे पहली टाइप है दैट इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को हम डिफाइन करते हैं, अ टाइप ऑफ अ टाइप ऑफ माइक्रोसिटिक अनीमिया, माइक्रोसिटिक अनीमिया, माइक्रोसिटिक अनीमिया की टाइप इनटू विच इनटू विच देयर इज डिक्रीज देयर इज डिक्रीज आयरन into blood circulation, into blood सर्कुलेशन। ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भी आयरन कम है। और जो हमारी स्टोरेज साइट है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन कौन सी थी, फेरिटिन। तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भी आपकी आयरन कम होनी चाहिए, और जो आपकी स्टोरेज साइट्स हैं वहां पर भी आयरन कम होनी चाहिए। फिर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम नजर आएंगे। ठीक है जी। सो डिक्रीज आयरन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन एंड इनटू द स्टोरेज साइट्स एंड इनटू स्टोरेज साइट्स। अब स्टोरेज साइड से क्या मतलब है कि जो हमारे पास स्टोरेज फॉर्म थी आयरन की, कौन सी फॉर्म थी, दैट इज अ फेरेटिन। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के लिए आपकी आयरन भी कम होनी चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भी, और जो स्टोरेज फॉर्म के अंदर आयरन है वो भी आपकी कम होनी चाहिए। अब आप देखो स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि सर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन मिलकर बनता है दो चीजों से। एक हमारे पास होती है हीम, और एक मेरे पास होती है ग्लोबिन, हीम एंड द ग्लोबिन। और जो हमारे पास हीम है वो किससे मिलकर बनी है, आयरन एंड प्रोटोपोरफिरिन से, आयरन एंड प्रोटोकॉर्पोरिन के साथ। अब आप खुद बताओ कि अगर आपके पास आयरन कम है, क्या आपकी हीम बनेगी, नहीं सर। अगर हीम नहीं बनेगी, क्या आपकी हीमोग्लोबिन पूरी होगी आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर, नहीं। तो जब आपकी हीमोग्लोबिन पूरी नहीं होगी रेड ब्लड सेल्स के अंदर, तो पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा,
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और इस पेशेंट के अंदर अनीमिया की सिम्टम आपको आना शुरू हो जाएगी। आगे डिस्कस करते हैं कि सर अगर किसी पेशेंट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के रीजन क्या हो सकते हैं। बच्चों इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, आपने इसको ना एक सिंक्रोनाइज तरीके से याद रखना है। सबसे पहले सिंक्रोनाइज तरीके से कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई पेशेंट आयरन का इंटेक करता ही नहीं है, ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर वन क्या है, डिक्रीज आयरन इंटेक। आयरन का जो इंटेक है, उस पेशेंट का आयरन का इंटेक ही कम है। तो अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे या ऐसी डाइट नहीं ले रहे जिसके अंदर मतलब जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, तो आपको क्या हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। पहला रीजन क्या होगा कि अगर हम आयरन का इंटेक ही कम लेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर, अब आप आयरन ठीक ले रहे हो लेकिन आपके आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही, आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो इसको हम लिखते हैं मेल एब्जॉर्प्शन। मेल एब्जॉर्प्शन। पहले आप इनटेक नहीं सही कर रहे थे, अगर आप इनटेक सही कर रहे हो तो हो तो हो सकता है कि जो मेरे पास आयरन की एब्जॉर्प्शन होनी थी आपके जीआईटी ट्रैक में से, आपकी ड्यूटिनम में से, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। अब आयरन की अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पेशेंट के अंदर सिलिक डिजीज हो सकती है, पेशेंट इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज पेशेंट के अंदर हो सकती है, या पेशेंट के अंदर जो इंटीरोसाइट्स के सीलिया सेल्स होते हैं, मतलब ऊपर जो सीलियास बने होते हैं ना, जो आपको एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प होते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। या पेशेंट के अंदर हो सकता है कि भाई उसकी गैस्ट्रेक्टोमी की हुई हमने, या हो सकता है उसकी कोलेक्टोमी हमने की हो, या हो सकता है उसकी हमने ड्यूडेक्टोमी की हो, मतलब कोई ना कोई सर्जरी की हो जिसकी वजह से पेशेंट को मेल एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो पहला रीजन ये है कि आप इनटेक कम करें। दूसरा रीजन क्या है कि आप जो आयरन है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। चलिए ठीक है, अब पेशेंट का इनटेक भी ठीक है, पेशेंट की एब्जॉर्प्शन भी ठीक है, लेकिन स्टिल पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी है, अनीमिया हो रहा है। उसका क्या रीजन हो सकता है बच्चों, अगर हम क्या करें, उसका लॉस ज्यादा कर दें। मतलब कि अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग की वजह से क्या हो रहा है, आपका ब्लड लॉस हो रहा है। ब्लीडिंग की वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, और अगर ब्लड लॉस होगा तो आपके रेड ब्लड सेल्स भी लॉस होंगे, और अगर आपके पास रेड ब्लड सेल्स लॉस होंगे तो आपकी हीमोग्लोबिन भी लॉस होगी, और अगर आपकी हीमोग्लोबिन लॉस होगी तो उस पेशेंट के अंदर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नजर आ सकता है। और सबसे जो मोस्ट कॉमन वे है ब्लीडिंग का, वो क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। काइंडली याद रखिएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या पता है मतलब क्या, ये बड़ी कॉमन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो हमारे पास एल्डर्स होते हैं ना, जिनकी एज 65 ईयर से ज्यादा होती है, उनके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ये आपकी एनआरई के एमसीक्यूज। एल्डर्स के अंदर अगर पूछा जाए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का रीजन क्या है, बच्चों वो हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटा सा एल्डर। इसी तरह अगर मेरे पास यंग फीमेल्स के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है, उसका रीजन भी क्या होता है, ब्लीडिंग। आपको पता है ना, फीमेल के अंदर क्या होता है कि भाई हर आफ्टर 30 डेज या 28 डेज उसको मेंसेस आते हैं, और मेंसेस के अंदर क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। तो अगर एक यंग फीमेल है जिसके अंदर, जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, जिसके मेंसेस चल रहे हैं, उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस। लेकिन उसका वे ऑफ लॉस क्या है, जैसा कि एल्डर के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल था, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव था, जेनिटेलिया के जरिए ब्लड का लॉस होगा अगर यंग फीमेल्स की बात की जाए। तो दोनों के अंदर एट द एंड क्या होना है, ब्लीडिंग होनी है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ब्लीडिंग है, चौथा रिस्क क्या हो सकता है कि अगर आपकी आयरन की डिमांड बढ़ जाए, क्या हो जाए, अगर आयरन की डिमांड बढ़ जाए तो तभी हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंक्रीज डिमांड, कि अगर आयरन की डिमांड कम इंक्रीज हो जाए तो उससे भी मेरे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। जैसा कि प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर आयरन की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि मदर ने खुद भी फीड करना है, मदर को खुद भी अपनी बॉडी के लिए भी आयरन चाहिए और फिटस के लिए भी आयरन चाहिए। तो अगर यहाँ पर मेरे पास डिमांड फुलफिल्ड नहीं हो रही तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास जो चिल्ड्रंस होती है ना,
चिल्ड्रंस के अंदर भी क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, बट उसका रीजन क्या होता है? चिल्ड्रंस के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का रीजन क्या होता है? एक तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि वो बच्चे ग्रोथ फेज के अंदर होते हैं, बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ज्यादा रेड ब्लड सेल्स चाहिए होते हैं, ज्यादा ब्लड सेल्स को चाहिए ज्यादा हीमोग्लोबिन, ज्यादा हीमोग्लोबिन को ज्यादा आयरन चाहिए। अगर आप बच्चे को उतनी आयरन नहीं दे रहे, तो उस बच्चे के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। और यहाँ पर रीजन क्या है? इंक्रीज डिमांड। एक तो डिमांड बढ़ जाती है, और दूसरा आपको पता है बच्चे क्या करते हैं कि मतलब कि वो हेल्दी फूड का इंटेक नहीं करते। आपको पता है बच्चे ज्यादातर लेस पसंद करते हैं, जैसे हम भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, चॉकलेट्स पसंद करते हैं, तो वो ऐसी तमाम चीजें पसंद करें जहां जिसके अंदर आयरन होता ही नहीं है। तो एक आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, आपकी डिमांड बढ़ चुकी है, दूसरे नंबर पर आप उसका इंटेक भी नहीं कर रहे, इसलिए बच्चों के अंदर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नजर आता है। मैं आगे आगे जाके आपको सिम्टम बताऊंगा, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि these symptoms are also the symptom of iron deficiency anemia, या also the symptoms of iron deficiency। तो सबसे पहले आपने इसको ना बड़ा सिंक्रोनाइज तरीके से याद रखना है। या भाई मैं इंटेक नहीं कर रहा, या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, या मेरे पास ब्लीडिंग लॉस ज्यादा हो रहा है, या मेरे पास डिमांड बढ़ गई। सिंपल तरीका है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कॉजेस को याद रखने का। समझे? अगर लॉस हो रहा है तो आपको पता है, अगर एल्डर्स है तो उनके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लॉस होता है, उनके अंदर जीआईटी ट्रैक के अंदर ब्लीडिंग होती है। आप लोगों को भी पता होगा, अगर आप लोगों के भी एल्डर्स हैं तो, चूंकि देखो मैं आपको रीजन बताता हूँ। जैसे आप 50 ईयर से ऊपर जाते हो, आपकी जीआईटी मोटिलिटी कम हो जाती है, जीआईटी मोटिलिटी कम होने की वजह से आप जाते हो कॉन्स्टिपेशन की तरफ। जब आप कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाते हो ना, तो उसकी वजह से जो आपकी सेंसिटिव कैपिलरीज होती है ना, दैट आर प्रेजेंट इनटू योर कोलोन, वो कैपिलरीज डैमेज हो जाती है। जब वो कैपिलरीज डैमेज होती है तो वो क्या करती है, वहां से ब्लड को सॉक आउट करती है, उधर से कंटिन्यूसली ब्लड क्या हो रहा है, लीक आउट हो रहा है, और वो ब्लड क्या आता है, उनके फीसिस के अंदर आता है। तो चूंकि एल्डर्स के अंदर ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, जीआईटी मोटिलिटी कम होती है, कैपिलरीज डैमेज होती है, तो कंटिन्यूसली वहां से ब्लड का लॉस होता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर मेरे पास जैसे ही मेल है ना, 40 ईयर से ज्यादा उसकी एज हुई, हम उसकी कोलोनोस्कोपी एक जरूर करवाते हैं, 10 साल के अंदर एक दफा आपने कोलोनोस्कोपी जरूर करवानी होती है उसकी, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसके कोलोन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जीआईटी मोटिलिटी कम तो नहीं ज्यादा इसकी होगी, या कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। एल्डर्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन भाई अगर है ना, तो ये बहुत बड़ा मतलब कि ना रेड फ्लैग है। कैसे? कॉन्स्टिपेशन होगी, जीआईटी की मोटिलिटी कम होगी, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है, पॉलिप्स का रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटिकुलोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी बंदे आप लोगों के पास आएंगे, जहां अगर वो मेल है, वो आप बीपीएस के साथ आएगा, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के साथ आएगा, जहां आपके पास जीआईटी की डिसमोटिलिटी की वजह से आएगा कि डॉक्टर साहब मुझे 3 दिन हो गए मैंने स्टूल पास नहीं किया, मुझे 7 दिन हो गए मैंने स्टूल पास नहीं किया। तो हमेशा आप लोगों ने रिकमेंड करना है कि आपने फाइबर का इंटेक करना है। आप उनको लैक्टुलोज के सिरप ला के दे दो, आप सीलियम के सिरप उनको घर में ला के रखो, ताकि आप देखो, आप मुझे पता है हमारे और आप लोगों के पेरेंट्स की भी एज है, मतलब 60 50 तो ऑलमोस्ट हर किसी की क्रॉस होगी, 50 55 60 65 इसी रेंज के अंदर होगे ना। तो मैंने खुद भाई अपने घर ला के लैक्टुलोज के सिरप रखे हुए हैं, सीलियम के सिरप ला के रखे हुए हैं, और उनको बताता है कि आपने या तो नेचुरल डाइट मतलब फाइबर्स लेने फ्रूट्स की फॉर्म के अंदर, या फिर आपने अगर वो नहीं है तो भाई ये वाले आपने सिरप जरूर लेने, ताकि जीआईटी इम्यूनिटी ठीक रहे और हम सारी इन कॉम्प्लिकेशन से बच जाए। बच्चों इससे बहुत कॉम्प्लिकेशन आ रही, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। जीआईटी की इम्यूनिटी बढ़ी, डायवर्टिकुलोसिस हुआ, डायवर्टिकुलोसिस की वजह से फिस्टुलास बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज आपने क्या रखनी है यहाँ पर है, याद रखनी है। वो बात स्टार्ट हुई थी जहाँ पर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग से, इसलिए हम इनका ओकल्ट ब्लड टेस्टिंग करते होते हैं। आगे आते हैं जी सिम्टम्स। सर अगर एक मेरे पास पेशेंट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, वो पेशेंट मेरे पास किन सिम्टम के साथ आएगा? बच्चों रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता है कि हमारे पास आयरन का मकसद क्या है? आयरन का मकसद है हीम बनाना, हीम का मकसद है हीमोग्लोबिन बनाना, हीमोग्लोबिन का मकसद है कि हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरियर इनटू योर रेड ब्लड सेल्स। तो अगर मेरे पास हीमोग्लोबिन कम है, क्या मेरी बॉडी के तमाम टिश्यूज को ऑक्सीजन इनफ मिल रही है? सर नहीं मिल रही। तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो उनके अंदर फटीग, टायर्डनेस, ये सारी सिम्टम आपको जरूर नजर आती, ठीक है जी। सो इनिशियल सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द फटीग, पेशेंट को फटीग होती है, टायर्डनेस होती है। दूसरे नंबर बंदा जल्दी थक जाता है, फटीग, टायर्डनेस आपको उनके अंदर नजर आती है। इसके बाद बच्चों आपको उनके अंदर नजर आता है डिस्निया।
डिस्निया हम किसको कहते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अच्छा, जब मैं इस तरह की सिम्टम्स लिखता हूँ ना तो बच्चे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से रीजनिंग का ही आपको बताया होगा कि आपने हर चीज का रीजन ही याद रखना होता है। तो जैसे मैं डिस्निया लिखता हूँ ना, तो अब बच्चे कहेंगे सर जी, डिस्निया जो हमारे लंग्स हैं दे आर रिलेटेड विद द एयर, तो एयर का तो कोई मसला है ही नहीं है, तो फिर इस पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों रहा? उसका जी है, रिस्पायरेटरी ट्रैक बिल्कुल क्लियर है, इंस्पायरेशन हो रही है, एक्सपायरेशन हो रही है, रिस्पायरेटरी सेंटर ठीक है, लेकिन इसको डिस्निया क्यों हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इस पेशेंट को क्यों हो रही है? देखो बच्चों, आपकी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज को क्या ऑक्सीजन, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बॉडी में टिश्यू नहीं मतलब ऑक्सीजन नहीं आ रही, ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन क्या आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल रही है? सर नहीं मिल रही। जब आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो कंपनसेटरी के तौर पर क्या करेंगे, आपके ब्रेन की तरफ मैसेज देंगे कि भाई ब्रेन, यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। आपके मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर जो रिस्पायरेटरी सेंटर है, रिस्पायरेटरी सेंटर को आपके सेल्स जो हाइपोक्सिक कंडीशन के अंदर है, वो मैसेज देंगे कि भाई तू ऑक्सीजन सही से नहीं भेज रहा, अल्लाह के बंदे बंदा बन जा, रिस्पायरेटरी रेट को ज्यादा कर, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके आ, ताकि हमें ऑक्सीजन मिले। तो इस कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पर आपका जो रिस्पायरेटरी सेंटर है वो रिस्पायरेटरी रेट को बढ़ा देता है, इस वजह से पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आता है। अब टिश्यूज को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिली थी? भाई उनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, ऑक्सीजन का तो कोई मसला नहीं था ना, लेकिन कंपनसेटरी के तौर पर यहाँ पर रिस्पायरेटरी रेट है ज्यादा हो जाती है। सो दैट्स व्हाई द पेशेंट्स ऑफ द सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिक प्रेजेंट्स विद द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट, ये पेशेंट हमारे पास आते हैं टैकीकार्डिया के साथ। द रीजन इज सेम, कि यहाँ पर आपकी जो हार्ट रेट है वो हार्ट रेट इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि भैया आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा कि कौन से किस मतलब के टिश्यू को मैसेज जाएगा, किस न्यूक्लियस को? एनटीएस को, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटैरस को। वो पूरा मैंने मैकेनिज्म आपको बताया, वो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वाला ना। तो हमारे कीमोरेसेप्टर्स, याद आया कीमोरेसेप्टर बैरोरेसेप्टर, यहाँ पर कीमोरेसेप्टर एक्टिवेट हो क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, कीमोरेसेप्टर एक्टिवेट होंगे, आपके एनटीएस को मैसेज देंगे कि भाई एनटीएस से रिस्पायरेट हार्ट रेट को बढ़ा दे, हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिली, सॉरी। तो कंपनसेटरी के तौर पर हमारी हार्ट रेट ज्यादा होती है, और वो हार्ट रेट ज्यादा होने से पेशेंट हमारा टैकीकार्डिया के साथ प्रेजेंट करता है, और ये हार्ट रेट इंक्रीज करके आपको किसी ना हद तक ना किसी हद तक आपके जो टिश्यूज है ना उनको ऑक्सीजन मिल जाती है, मतलब कंप्लीटली नहीं, बट किसी ना किसी तरह, लेकिन ये भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास जो चौथा रीजन होता है ना, हार्ट रेट इंक्रीज क्यों होती है एनीमिक पेशेंट्स के अंदर, उसका रीजन ये होता है वो कंपनसेटरी के तौर पर इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं जी एंजना। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से आपको पेशेंट के अंदर चेस्ट पेन नजर आती है। हाँ जी, कौन सा ब्रिलियंट स्टूडेंट मुझे इसका रीजन बताएगा? आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से चेस्ट पेन क्यों होती है? एनीवन? और ये या फिर ये पॉसिबल ही नहीं है। साइक्लिक ईएमपी इंक्रीज नहीं, साइक्लिक ईएमपी का क्या करना है डॉक्टर साहब? ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई, इंक्रीज डिमांड, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। पहला जो रीजन स्टूडेंट्स ने बताया वो ये है कि सर चूंकि हमारे पास जो हार्ट रेट है वो ज्यादा हो रही है, हमारे पास ब्लड की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ रही है आपके हार्ट की, इंक्रीज ब्लड डिमांड ऑफ हार्ट, तो हार्ट की जो ब्लड की डिमांड है वो बढ़ जाती है। अच्छा जी, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ा, डिक्रीज ऑक्सीजन टू द हार्ट, ठीक है। आप सारे बच्चे किसी ना किसी हद तक ठीक कह रहे हो। अब देखो अंजाइना क्यों हो रहा है? हमने कहा था कि सर स्टेबल अंजाइना, अनस्टेबल अंजाइना और एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम होता है, और उन सब के पीछे रीजन ये था कि हमारी क्रोनरी आर्टरीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन थी, हमारे जो टिश्यूज थे हार्ट के उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो उनको ब्लड नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर सेम रीजन है, अब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये है एक तरफ तो मेरा हार्ट ज्यादा काम कर रहा है, मेरे हार्ट की डिमांड बढ़ रही है, और दूसरी तरफ डिमांड पूरी करने के लिए मेरे पास हीमोग्लोबिन भी नहीं है। तो जब आयरन की डेफिशिएंसी होगी, हीमोग्लोबिन कम होगी, उसकी वजह से आपके हार्ट के अपने मसल्स, अपने टिश्यूज को भी ऑक्सीजन कम मिलती है, इसकी वजह से क्या होता है आपको पेशेंट के अंदर है अंजाइना नजर आता है, ठीक है जी। सो हर सिम्टम की आपने यहाँ पर रीजन जरूर याद रखनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको उनके अंदर नजर आता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम।
रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। अच्छा जी, सबसे पहले तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता क्या, चलो मैं आपको ये बता देता हूँ। रेस्टलेस आपको मतलब वर्ड से पता चल रहा है, लेग का क्या मतलब है जी, लेग के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। रेस्टलेस का क्या मतलब होता है, बेचैनी। तो अगर इसको मैं मतलब सिंपल वर्ड्स के अंदर कहूँ, तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर ये होता है कि रात के टाइम उसकी लेग्स के अंदर एबनॉर्मल मूवमेंट होती है। आपने देखा होगा बच्चों के अंदर कि वो क्या करते हैं, वो रात को अपनी टांगे ना उठा उठा के मारते हैं, जब उनके अंदर आपको एबनॉर्मल मूवमेंट नजर आती है। उसको हम कहते हैं दैट इज अ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। और ये जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, ये भी हमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर नजर आता है। किन के अंदर नजर आता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर हमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आता है। मैं आपको रीजन बताता हूँ। आप लोग के भाई, छोटे भाई या बहन या भांजे या भतीजे या इवन दो आप लोग के बच्चे अगर छोटे छोटे हैं, तो उनके अंदर आप देखोगे कि वो मोस्टली क्या करते हैं, रात के टाइम वो बड़े बेचैन रहते हैं। वो अपनी टांगों को ना उठा उठा के मार रहे होते हैं, या उनके, मैंने खुद देखा हो, मेरे अपने मतलब कि भांजे हैं छोटे छोटे, तो उनके अंदर मैंने देखा ये प्रॉब्लम नजर आती है। तो वो ना रात बहुत जल्दी थक भी जाते थे, और ये कि रात को उनके अंदर ना एबनॉर्मल मूवमेंट होती है लेग्स की। तो पीछे रीजन क्या आ रहा था जी, ये इनकी डाइट ठीक नहीं है, वही हुआ था, उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ही था। अब आप कहेंगे सर, हाउ इट्स पॉसिबल कि एबनॉर्मल लेग मूवमेंट्स का मतलब होता है जब पेशेंट के अंदर न्यूरोलॉजिकल इशू आता है। यही रीजन होता है ना, जब आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उसकी वजह से आपकी लेग्स के अंदर एबनॉर्मल मूवमेंट होती है। तो लेकिन यहाँ पर तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है, तो उसकी वजह से मेरे पास एबनॉर्मल लेग मूवमेंट या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम कैसे आ सकती है, कैसे आ सकती है, आई विल टेल। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या हुई है, आयरन की डेफिशिएंसी। अब आयरन जो होता है ना, आयरन हमारे पास हेल्प करता है किस चीज के अंदर, आयरन आपको हेल्प करता है डोपामिन की सिंथेसिस के अंदर। बस अगर आपको इतना पता है, हमारा यहाँ पर मसला बिल्कुल हल हो गया है कि अगर मेरे पास जो आयरन होता है, आयरन हमें चाहिए होता है किसके लिए, डोपामिन की सिंथेसिस के लिए। अब डोपामिन की सिंथेसिस के लिए आपको डायरेक्टली नहीं चाहिए होता है, यहाँ पर हमारे पास एंजाइम होता है टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज। ये मैंने बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये वाला एंजाइम पढ़ाया हुआ है आपको। टायरो, जब डोपामिन की सिंथेसिस करवाई थी, टायरोसिन, टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज। अब आयरन क्या करता है, आयरन ना इसी एंजाइम के लिए को फैक्टर का काम करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ को फैक्टर टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज के लिए। अब ये जो टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज होता है, ये हेल्प करता है किस चीज के अंदर, डोपामिन के अंदर, डोपामिन की सिंथेसिस के अंदर। और ये जो डोपामिन होती है, डोपामिन हमारे पास क्या करती है, हमने दो पाथवे पढ़े थे आपके बेजल गैंग्लिया के अंदर। आपका जो बेजल गैंग्लिया है, न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये बेजल गैंग्लिया जिन्होंने न्यूरोलॉजी पढ़ी उनको आइडिया होगा। बेजल गैंग्लिया आपके ब्रेन का वो पार्ट है जो आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आप कहते हैं ना मैं चलूं, तो जब आप चल रहे होते हैं वो बेजल गैंग्लिया की वजह से, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट पाथवे जब एक्टिवेट होता है। फिर हमारे पास होता है इनडायरेक्ट पाथ, जब आप रुकते हो तो आपका इनडायरेक्ट पाथवे एक्टिवेट होता है, तो आप उस जगह पे रुक जाते हो। इस बेजल गैंग्लिया की फंक्शनिंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डोपामिन। बेजल गैंग्लिया की फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है डोपामिन। जब आपके पास आयरन नहीं होगा, जब आपके पास टायरोसिन काइनेज के लिए को फैक्टर नहीं होगा, क्या डोपामिन की प्रॉपर फॉर्मेशन होगी, नहीं होगी। अगर डोपामिन की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगी, क्या आपका बेजल गैंग्लिया सही से काम करेगा, नहीं करेगा। जब बेजल गैंग्लिया जिसने आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करना था वो सही से काम नहीं करेगा, आपको इन पेशेंट्स के अंदर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नजर आता है। तो आप समझ लो इस तरह। आई वॉज वेरी सरप्राइज जब मैंने देखा था, मुझे ना पहले नहीं पता था कि इस तरह प्रॉब्लम होती है। मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम वाले पेशेंट को ना हम आयरन, मतलब उसको आयरन देते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए अंदर आयरन देते हैं। फिर जब मैंने मजीद इसके ऊपर रिसर्च की तो जाके पता चला कि भाई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर है, ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। और फिर होता किस तरह, वो सारी बातें मैंने वहां पर मतलब सर्च की थी, और फिर मुझे जाके पता चला कि हाँ ये इसकी ये पैथोफिजियोलॉजी होती है। और फिर उन चीजों को रिलेट करना शुरू किया, हाँ भाई बच्चों के अंदर ये वाकई ये चीज होती है। तो ये चीज काइंडली आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद आते हैं जी पाइका। चल भी डॉक्टर सदका, आपकी डिजीज भी आ गई है पाइका। अब पाइका क्या होता है, ईटिंग नॉन ईटेबल सब्सटेंसेस। जैसे डॉक्टर सदका ये अक्सर शीशा खाती हैं, तो इसको हम कहते हैं ईटिंग नॉन ईटेबल सब्सटेंसेस। ईटिंग नॉन ईटेबल सब्सटेंसेस।
मतलब कि जिनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है ना, इनको बड़ी क्रेविंग होती है। क्रेविंग किस चीज की होती है? कभी ये आइस खाती हैं, कभी ये मतलब शीशा खाती हैं, कभी ये मट्टी खाती हैं, कभी ये रेत खाती हैं, और कभी ये मतलब कि ना वो बाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ म्यूटिलेशन भी करते हैं ये वाले। अब ये ना हो कि डॉक्टर सदका आप यास्मीन को काटना शुरू कर दो, बट ये कि इससे बेहतर ये कि आप अपने आयरन के सप्लीमेंट्स लें। तो ये बच्चों जो पाइका होता है, दैट इज द ईटिंग नॉन ईटेबल सब्सटेंसेस। अभी चलो इस डिजीज का ना एक मतलब ना एक शो लगता था, उसके अंदर मैं देख रहा था कि एक फीमेल है ना, वो बहुत ज्यादा ग्लास खाती है। वो जो मतलब कांच के ग्लास होते हैं ना, शीशे के, उसने रैकेट दिखाया हुआ कि वो पता नहीं कितने ना, ये 26 के साइज से, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, वो इतने ज्यादा शीशे के ग्लास ना वो खाना शुरू कर दिया उसने। तो बाद में पता चला कि भाई उसको सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया था, जिसकी वजह से उसको ये क्रेविंग होती थी, और वो क्रेविंग की वजह से ये खाती थी। लेकिन यह क्या हुआ कि उसका सारा जीआईटी ट्रैक जो था ना, वो सारा डैमेज हो गया था उसकी वजह से। तो जो पाइका है, ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बहस बंदा बन जा। तो ये जो पाइका, अच्छा ये है, तो वैसे बात तो ठीक कर रहे हो कि ये भी नॉन ईटेबल सब्सटेंस है जिसको वो सारा खा गया। अब इसके पीछे भी रीजन है बच्चों, इसके पीछे भी रीजन है कि जो नॉन ईटेबल सब्सटेंसेस है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट्स क्यों खाते हैं। और इसका रीजन भी जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया है ना, कि आयरन की डेफिशिएंसी होती है, डोपामिन सही से नहीं बनता, और जब डोपामिन सही से नहीं बनता, तो यही जो इनका लिम्बिक सिस्टम होता है ना, लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो डोपामिन है, वो डोपामिनर्जिक पाथवे होती है ना, वो सारे वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो वो जो हमें कहते हैं ना रिवॉर्ड, न्यूरोलॉजी वाले जो जिन्होंने न्यूरो पढ़ी है ना, उनको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, कि जो हमारे पास रिवॉर्ड मिलता है ना आपको, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको थोड़ी मोटिवेशन दी, तो आपको ऐसे लगा कि जी मैं तो आज दुनिया फतह कर लूंगा, आज मैं पाकिस्तान को फतह कर लूंगा जी, आज मैंने ये कर लूंगा। वो होता है जब आपकी बॉडी में डोपामिन ज्यादा होता है, और वो रिवॉर्ड सिस्टम होता है आपकी बॉडी का। इसी तरह यहाँ पर जब आयरन की डेफिशिएंसी कम होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, पेशेंट के अंदर मतलब डोपामिन सही से नहीं बनता, तो वो जो रिवॉर्ड होता है ना पेशेंट का, वो चेंज हो जाता है। अब उसको लगता है कि रिवॉर्ड मुझे तब होगा जब मैं मतलब कि खाना नहीं खाऊंगा, जब मैं मतलब कि ये शीशा मट्टी ये वाली चीजें खाऊंगा, तो मुझे सुकून होगा। उसको ये लगा कि मुझे यहाँ से रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसलिए ये नॉन ईटेबल सब्सटेंसेस खाई जाती है। आप लोगों ने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो बहुत दफा पढ़ा होगा, लेकिन ये वाले जो फैक्टर्स हैं, ये आज इनसे मुझे 110% पता है, ये आप लोगों को आज पता चले कि इनके पीछे रीजन क्या होता है। ठीक है, ये तो थे बच्चों सिम्टम्स जो आपको पेशेंट बताता है। आगे हम देखते हैं फिजिकल फाइंडिंग्स, कि क्या क्या फिजिकल फाइंडिंग्स हमें इन पेशेंट्स के अंदर नजर आती हैं। सबसे पहले बच्चों आपको इन पेशेंट्स के अंदर नजर आता है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस का क्या मतलब होता है? रेडनेस ऑफ योर टंग। अब मैंने आपको पूरा पेशेंट यहाँ पर खोल के रख दिया है, आप लोग के सामने जो है ना वो पिक्चर्स भी बनी हुई है। क्या है जी सबसे पहली फिजिकल फाइंडिंग? ग्लोसाइटिस। ठीक है जी, ये आपको सारी रेड नजर आ रही है ना टंग। तो ये नहीं है कि, अच्छा वैसे कोई मुझे बता सकता है ये टंग किसकी है, ये मेल है या फीमेल है? आज आपको पता चल जाता है ना कि मैं जो इतनी आप लोगों को विजुअलाइजेशन करवा रहा हूँ, डिजीजेज रिकॉग्नाइज करवा रहा हूँ, आज पता चल जाता है। ये बताएं ये फीमेल है या ये मेल है? अब ये ना कहना कि सर इसकी टांग लंबी है तो ये फीमेल हो सकती है, ऐसे नहीं कहना। डॉक्टर यास्मीन को पता चल गया कि सर ये टांग वाकई इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है। और देखो ना ये ऊपर से ये ब्रोजिंग भी हुई हुई है। ये ब्रोजिंग क्यों हुई हुई है? कि देखो जब आप किसी चीज को ज्यादा इस्तेमाल करते हो ना, तो उसके ऊपर ब्रोजिंग हो जाती है। एंड यू आर राइट, 110% डॉक्टर जरिए यू आर राइट। ये हमारे पास फीमेल की ही टांग है। ठीक है जी, देखो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज्यादा भी फीमेल्स के अंदर ही होते हैं। पहली सिम्टम हो गया जी ग्लोसाइटस। इसके बाद आते हैं जी कोलोनेकिया। सिर्फ हमने वर्ड्स नहीं पढ़ने, बल्कि हमने क्या करना है, देखना है कि वो चीज होती क्या है और उसका रीजन क्या होता है। कोइलोनेकिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर कोइलोनेकिया क्या होता है बच्चों? अगर आपके नेल्स के अंदर इस तरह डिप्रेशन हो जाए, या जिसको हम कहते हैं ना स्पून शेप, ये ना ये देखो स्पून शेप है, पूरा स्पून शेप बन गया। तो ये जो दरमियान में डब्बा बन जाता है, ये भी इसको हम कहते हैं कोइलोनेकिया, एंड इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है जी, आगे आते हैं जी। नंबर 3, पैलर। चूंकि आयरन की डेफिशिएंसी है, पैलर कलर, जो कलर है सॉरी, वो येलो होना शुरू हो जाता है। आप देखो ना, एक तरफ मेरे पास क्या है, ये फीमेल है,
और दूसरी तरफ क्या है, मेरे पास ये हेल्दी डॉक्टर के हाथ हैं। तो आपको पता है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आप आगे जाके देखोगे भी एनआरई की, एनआरई 2 की जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसके अंदर आप देखोगे जब आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है ना अनीमिया वाले पेशेंट का, तो आप अपने हाथ को उसके हाथ के साथ कंपेयर करते हो। अब ये ना हो वो पेशेंट ठीक हो, आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, ठीक है, बट ये कि आपको पहले अपना मेक श्योर करवाना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर आप अपने हाथ को उस पेशेंट के हाथ के साथ कंपेयर करना है। इसी तरह का कुछ आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। अब डॉक्टर जरा आप ये ना करना कि जितनी भी फीमेल पेशेंट्स आए आप उनको कहेंगे जी हाथ के साथ हाथ मिलाएं, ऐसा आपने नहीं करना, मेल मेल को और फीमेल फीमेल को। चलिए जी, ये आपने कह रहे हैं और ये आपको पहले नजर आ रहा है, इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आगे हाँ जी देखते हैं कि इस पेशेंट के अंदर आपने देखना है जब इसकी आइज को, और आइज के अंदर भी आपको यहाँ पर भी क्या नजर आ रहा है, ये सारा पैलर कलर नजर आ रहा है, आपको व्हाइटनेस नजर आ रही है इसके कॉर्निया के अंदर, ठीक है जी। तो ये भी सिम्टम किसकी होती है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ कंजक्टिवल पैलर। क्या कहा जाता है, दैट इज अ, जो कंजक्टाइवा है। और सबसे पहले जो इनिशियल सिम्टम्स होती है ना वो यही होता है, आपका जो कंजक्टाइवा होता है ना ये पैलर कलर का होता है। इनिशियल सिम्टम में ये हमारे पास आता है। टायर्डनेस फटीग के बाद ना जो हम फिजिकल फाइंडिंग के अंदर देखते हैं ना, ये हम आपने देखा होगा, जैसे डॉक्टर के पास जाओ ना तो आपके पास ये पैलर को चेक करते हैं, दैट इज अ कंजक्टिवल पैलर, जो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर नजर आता है। अगर हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात कर ही रहे, सो हाउ इट्स पॉसिबल कि हम आपके प्लमर विंसन सिंड्रोम को डिस्कस ना करें। बच्चों, प्लमर विंसन सिंड्रोम को यहाँ पर डिस्कस करना क्यों जरूरी था, क्योंकि इसके अंदर ये एक हमारे पास जो इसका कंटेंट है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसलिए अगर किसी पेशेंट के अंदर प्लमर विंसन सिंड्रोम नजर आता है तो उस पेशेंट के अंदर भी आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नजर आएगा। सो प्लमर विंसन सिंड्रोम क्या है, अगर आपको पेशेंट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नजर आता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर आप उस पेशेंट के अंदर आपको डिस्फेजिया नजर आता है, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, और उसके बाद आपको एसोफिजियल वेब्स नजर आते हैं, तो दैट इज अ ट्राइएड ऑफ प्लमर विंसन सिंड्रोम, एसोफिजियल वेब। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था एनआरई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्लमर विंसन सिंड्रोम के आप खुद देखोगे कि आप जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें से इसके कितने ज्यादा एमसीक्यूज आए हो यहाँ पर, तो आपको ना इस ट्राइएड का पता होना चाहिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डिस्फेजिया, और अगर आपको एसोफिजियल वेब नजर आ रही है एंडोस्कोपी के ऊपर, इसका मतलब उस पेशेंट के अंदर प्लमर विंसन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। अब हमने साइन एंड सिम्टम्स भी देख लिए, अब आगे चलते हैं कि सर जो हमारे पास पेशेंट होते हैं, चिलोसिस, चिलोसिस का मतलब होता है यार जो आपके पास ये जो आपके लिप्स होते हैं ना, लिप्स के जो लेटरल पार्ट्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। चिलोसिस से क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन ऑफ योर कॉर्नर्स ऑफ लिप्स, जो लिप्स के ये कॉर्नर होते हैं ना या बॉर्डर्स होते हैं, इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, और वो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से। उसके वैसे और भी बड़े सारे रीजन है, जो आपके विटामिन है ना, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको चिलोसिस या किलोसिस नजर आता है। आगे बात करते हैं कि सर हाउ वी कैन डायग्नोज द पेशेंट ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो सबसे पहले हमारे पास बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन से हैं, व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल, सबसे पहला टेस्ट जो कि हमारे पास बेस लाइन टेस्ट हो गया, वो कौन सा है, डेट इज अ सीबीसी। आपने काउंट ब्लड कंटेंट्स करने हैं उस पेशेंट के अंदर, आपने सीबीसी करवाना, ठीक है जी। और अभी हमने कल ही बात की है कि जब हम काउंट ब्लड कंटेंट्स उसके चेक करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें नजर आएंगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको उस पेशेंट के अंदर जो उसका एमसीवी है, मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये आपको कम नजर आएगा। उसके बाद आपको उसके अंदर मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये भी आपको कम नजर आएगा। उसके बाद हमारे पास होती है एक और कंटेंट्स होता है एमसीएचसी, एमसीएचसी, ये कंटेंट भी हमारे पास उस पेशेंट के अंदर आपको कम नजर आता है, ये आगे जाके मैं आपको डिस्कस भी करूंगा कि ये सारे कंटेंट्स होते क्या हैं। बट यहाँ पर काइंडली याद रखिए कि अगर आपके पास हीमोग्लोबिन कम है, वॉल्यूम भी कम होगा, और उसका जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट्स है वो भी हमारे पास कम होता है। इसके अलावा इस पेशेंट के अंदर जो आयरन है वो भी कम होगी। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ योर आयरन, नॉर्मल आयरन कितनी होती है आपकी सीरम के अंदर, चलिए मैं सीरम का लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, नॉर्मल आयरन की अमाउंट बता दें जरा जल्दी जल्दी बच्चियों, सीरम आयरन की नॉर्मल रेंज क्या है। सो इतना चूंकि मेरे पास टाइम नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ, 10 से लेकर 30 माइक्रो मोल पर लीटर, ठीक है जी, या पर डीएल है। तो ये
10 से लेकर 30 तक जो रेंज होती है ना, जी वैसे तो इसके बहुत सारे यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई इसको माइक्रो लिखता है, कोई मिली लिखता है, कोई क्या लिख रहा है, बट आपने ना 10 से 30 याद रखनी है, और माइक्रो यूनिट, ये वाला माइक्रो वाला यूनिट इसका है नहीं, साथ आपने याद रखना है, ठीक है। मेल के अंदर थोड़ी सी रेंज इसकी ज्यादा होती है, फीमेल्स के अंदर थोड़ी सी रेंज कम होती है, बट आप जनरल याद रखिएगा 10 से लेकर 13। 10 से अगर आयरन कम हो रही है, इसका मतलब सीरम आयरन के अंदर, सीरम आयरन हमारे पास कम हो उस पेशेंट की, और उस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। आगे क्या आपने देखना है जी, फेरेटिन, स्टोरेज फॉर्म ऑफ योर आयरन। तो आपको इस पेशेंट के अंदर जो फेरेटिन है वो भी क्या है, कम नजर आता है। फिर आपने क्या देखना है, हम इस पेशेंट के अंदर देखेंगे RWD, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। ये RWD ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको थैलासीमिया के साथ डिफरेंशिएट करने के अंदर ना, ये RWD हेल्प करते हैं। मतलब कि मैं जब भी CBC देखता हूँ, मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ RWD को, क्योंकि ये मुझे हेल्प करता है कि उस पेशेंट को थैलासीमिया तो नहीं है, यहाँ के उस पेशेंट को सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये RWD भी आपने याद रखना है। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द RWD, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ क्या होती है? चलिए मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। जो RWD होता है ना, आपको इस पेशेंट के अंदर ना इंक्रीज नजर आता है। ये इंक्रीज क्यों नजर आता है? ये तब इंक्रीज होता है जब आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनकी शेप और साइज चेंज होता है। हमने पढ़ा था ना, अनिकोपोई, पता नहीं वो क्या वर्ड था, कोइलोपोइसिस था, और एक पता नहीं अनिसोपोइसिस था। मतलब एक के अंदर वेरिएशन ऑफ द साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल, और वेरिएशन ऑफ द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। तो RDW इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि उस पेशेंट, बिल्कुल अनिसोसाइटोसिस है, अनिसोपोइसिस इस तरह का वर्ड है। तो RDW इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि वहां पर हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स है, उनकी शेप भी चेंज हो रही है, और उनका जो साइज है वो भी चेंज हो रहा है। तो आपको पता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, वो सेल छोटे बन रहे हैं। कोई छोटा बन रहा है तो बिल्कुल ही छोटा बन रहा है, उनका साइज भी चेंज हो रहा है, और उनकी शेप भी चेंज हो रही है। तो इसलिए आपको यहाँ पर RWD इंक्रीज नजर आता है। मैं फिर कहता हूँ बच्चों, क्रैमिंग नहीं करनी, आप रीजन देख लिया करो, आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहेंगी कि RWD इंक्रीज कहाँ पर होते हैं, जहां पर हमारे पास सेल की वेरिएशन ज्यादा होती है। और माइक्रोसिटिक एनीमिया, यहाँ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर सेल के साइज और शेप के अंदर वेरिएशन ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर RWD क्या है, आपको इंक्रीज नजर आता है। सो आयरन भी कम है सर, सीरम आयरन भी कम है, फेरेटिन भी कम है, RWD इस पेशेंट का इंक्रीज है। और इसके अलावा और क्या चीज इंक्रीज होनी, जो मैंने कल भी आपको बताई थी, दैट इज द टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। चूंकि आपके पास आयरन कम है, तो जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, जो हमारे पास ट्रांसफरिन है, वो हमारे पास इंक्रीज हो रही है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो रही है हमारे पास, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, बिकॉज यू हैव अ लेस आयरन। वो बाइंडिंग प्रोटीन के साथ कम लग रही है, इसलिए वो हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर मैंने आपको कितने फैक्टर लिखवा दिए हैं, 7। 5 फैक्टर्स कम हो रहे हैं, सिर्फ जो हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं वो RWD है, और आपका TIBC है। काइंडली इसको याद रखिएगा। अब देखो, जैसे आप रिपोर्ट देखोगे, RDW बढ़ा हुआ है, आयरन कम है, फेरेटिन कम है, पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है। सर क्या इसके अलावा और कोई भी हम टेस्ट करते हैं? जी बिल्कुल हम टेस्ट करते हैं। वो कौन सा आपका, डेट इज अ ब्लड स्मीयर। आप उस पेशेंट का ब्लड देखते हो, और उस ब्लड के अंदर आप सेल का साइज को, शेप को देखते हो। तो नेक्स्ट टेस्ट कौन सा होता है, डेट इज अ ब्लड स्मीयर। ब्लड स्मीयर के अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे 3 4 चीजें। सबसे पहले माइक्रोसिटिक सेल्स, माइक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक का मतलब होता है छोटे सेल। फिर आप देखते हो हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक का क्या मतलब है, हाइपो का मतलब कम, क्रोमिक का मतलब होता है कलर। तो जो इनका कलर होता है रेड ब्लड सेल्स का, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक, फिर हमारे पास है निसोसाइटोसिस, फिर हमारे पास क्या है, पोइको नाइसोर, क्या नाम है यार पता नहीं उसका, साइटोसिस आता है उसके भी लास्ट पे, पोकिलोसाइटोसिस कुछ इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चले लिख लेता हूँ अनिसो और पोकिलोसाइटोसिस, वेरिएशन इन शेप एंड वेरिएशन इन द साइज, ठीक है। अब आप जब आपने इसका ब्लड स्मीयर करना है ना, तो माइक्रोसिटिक देखो, छोटे छोटे सेल नजर आ रहे हैं, ये देखो, सारे आपके जो सेल हैं वो छोटे नजर आएंगे आपको ब्लड स्मीयर के ऊपर। फिर क्या है जी, हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक का क्या मतलब कि जो रेड ब्लड सेल्स होंगे वो सेंट्री पैलर होंगे, ये देखो, इनके पास हीमोग्लोबिन कम है, बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। जो हमारा सही है सेल है ना, वो ये देखो, ये आपका बिल्कुल ठीक सेल है, ये भी आपका ठीक सेल है।
लेकिन ये देखो, इसके पास आयरन नहीं है, इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है। सो दीज आर द हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स। इसी तरह देखो बच्चों, इनकी आपको शेप चेंज नजर आ रही है, देखो है पता नहीं कि ये इसकी भी शेप चेंज होगी, इसकी भी होगी। फिर आपको इनका साइज, कोई आपको बड़ा नजर आ रहा है, कोई आपको छोटा नजर आ रहा है। तो ब्लड स्मीयर के ऊपर आपने ये चार वेरिएशन जरूर देखनी होती है: माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक, अनिसोसाइटोसिस एंड पोकिलोसाइटोसिस। ठीक है जी। तो ये आपको ज्यादा हेल्प आउट करेगा कि हाँ भाई ये पेशेंट वाकई हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। तीसरा टेस्ट भी हम कर सकते हैं, यू हैव अ थर्ड ऑप्शन एज वेल, दैट इज अ बायोप्सी। क्या करते हैं हम उस पेशेंट की बायोप्सी करते हैं, और बायोप्सी के अंदर हम क्या करते होते हैं वहां पर, कि आपकी जो बोन मैरो है, बोन मैरो किस तरह के सेल्स बना रही होती है। बोन मैरो, बोन मैरो हमारे किस तरह के रेड ब्लड सेल्स बना रही है वो भी हमने चेक करना है। रेटिकुलोसाइट्स भी हमने चेक करना है कि भाई बोन मैरो सही काम कर रही है या बोन मैरो सही से काम नहीं कर रही। चलिए अब आपने मुझे एक चीज बतानी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर हमने कल ना दो इंडेक्स पढ़े थे, एक तो मेंटजर इंडेक्स था और दूसरा हमारे पास था आरपीआई, रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर जो आपकी आरपीआई है वो ज्यादा होगी या कम होगी? चलें जी जल्दी जल्दी बताएं। आपकी जो रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स है वो यहाँ पर ज्यादा होगी या कम होगी? हम्म, आरपीआई यहाँ पर ज्यादा होगी या कम होगी? रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स यहाँ पर अगर आपकी बोन मैरो सही काम करी तो फिर आपको इंक्रीज मिलेगी, अगर बोन मैरो सही से काम नहीं करी तो वो हमें डिक्रीज मिलती है। ठीक है जी। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अगर हमारी बोन मैरो काम सही कर रही है तो वो इंक्रीज होगी, अगर बोन मैरो सही से काम नहीं करी तो वो हमारे पास डिक्रीज होती है। ठीक है जी। जी इसके अलावा अगर आपको मैंने कल बताया भी था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है, तो जो हमारे पास वो मेंटजर इंडेक्स था वो भी आपका इंक्रीज होता है। मेंटजर इंडेक्स क्या था? अगर वो 13 से कम है तो थैलासीमिया होगा, अगर वो 13 से ज्यादा है तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते होंगे मेंटजर इंडेक्स, ये हमारा क्या होगा, 13 से ज्यादा होगा। और जब 13 से ज्यादा होता है तो क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उस पेशेंट को होता है। ठीक है। तो मेन चीज यही है, आपने उसकी सीबीसी करवानी है और ब्लड स्मीयर होता है। बाकी तो चलें कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बताएंगे। आगे आते हैं जी, पेशेंट आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का आ गया, अब सर इसको जरा ठीक भी करते हैं। सो भाई हमारी मेडिसिन का एक सिंपल सा असूल है, वो असूल क्या है कि जिस चीज की कमी होती है हम उस पेशेंट को वो चीज दे देते हैं, और जो चीज ज्यादा होती है वो चीज हम उस पेशेंट की बॉडी से निकाल लेते हैं। अब इस पेशेंट को किस चीज की डेफिशिएंसी है जी, आयरन की, तो हम इस पेशेंट को क्या देंगे, एक्सोजीनियसली आयरन देंगे। सो आयरन के लिए सबसे जो स्टार्टिंग हमारे पास प्रेफरेबल रूट है वो कौन सा है, दैट इज ओरली। हम इस पेशेंट को ओरली आयरन देते हैं। कौन सी आयरन देते हैं हम जहाँ पेशेंट को, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट आपने देनी है पेशेंट को, ओरली देनी है। सर कितनी देर तक देनी है, अम्मा ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ। 4 to 6 मंथ हम पेशेंट को आयरन ओरली देते हैं, फिर जाके उसकी जो हीमोग्लोबिन है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है जी। अब अगर किसी पेशेंट को मैं आयरन जो मतलब ओरली आयरन नहीं दे सकता तो कई मसले हो सकते हैं, एसोफेगाइटिस हो सकता है, गैस्ट्रेक्टोमी हो सकती है, ड्यूडेक्टोमी हो सकती है, आईबीएस हो सकता है, पेशेंट के अंदर लेट्स सपोज हाइपर इमिसिस ग्रेविडेरम हो सकता है, उसको वोमिटिंग बहुत ज्यादा आ रही है, या वो ओरली आयरन को टोलरेट नहीं कर रहा, या मेल एब्जॉर्प्शन है, या उसका गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी उसकी हुई हुई है। तो अगर पेशेंट ओरली टोलरेट नहीं कर रहा तो फिर हम दूसरी ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। जो आपके पास सेकंड ऑप्शन है वो कौन सी है, डेट इज द इंट्रामस्कुलर आयरन। तो आप पेशेंट को इंट्रा मस्कुलर आयरन भी दे सकते हो। ठीक है जी। आयरन का इंजेक्शन आपने कहाँ पर लगाना है, उसको आईएम के अंदर भी लगा सकते हैं, बट इससे भी ज्यादा जो प्रेफरेबल होती है ना वो हमारे पास होती है आयरन आईवी फॉर्म के अंदर, आईवी। ठीक है जी, आईवी आयरन कंपोनेंट। और अगर किसी पेशेंट की हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम है ना, तो उसके अंदर ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि हम उस पेशेंट को ना आईवी फॉर्म के अंदर ही दें, क्योंकि आईवी फॉर्म के अंदर जब आप देते हो ना तो हीमोग्लोबिन जो होती है ना बहुत जल्दी इंप्रूव करती है, हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी इंप्रूव होती है जब आप आईवी फॉर्म के अंदर आयरन देते हो। तो जब हम आयरन को आईवी फॉर्म के अंदर देते हैं ना तो ये दो टाइप की आयरन हमारे पास होती है। एक होती है हमारे पास आयरन डेक्स्ट्रन, आप इसके इंजेक्शन देखोगे, आयरन
डेक्स्टन, और दूसरी हमारे पास होती है आयरन सेक्रोज। क्या होती है? आयरन सेक्रोज। तो ये दो फॉर्म्स होती हैं आयरन की जो हम आईवी फॉर्म के अंदर देते हैं, आयरन डेक्स्ट्रिन एंड द आयरन सेक्रोज, इन दोनों को दिया जाता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर ना आयरन डेक्सट्रोज आपने कब देनी होती है और आयरन सक्रोज आपने कब देनी होती है। अगर हमारे पास किसी पेशेंट के अंदर ना आयरन से मतलब कि उसको एलर्जिक रिएक्शन है, वो एलर्जिक रिएक्शन ज्यादातर आयरन डेक्सट्रिन से होता है। आयरन डेक्सट्रिन देने से आपको एनाफ्लैक्टिक रिएक्शन भी हो सकता है। तो जो पेशेंट एलर्जिक होते हैं ना, फिर उनके अंदर हम किस आयरन को प्रेफर करते हैं? दैट इज द आयरन सेक्रोज। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर हम, क्योंकि हम देखो ना ज्यादातर पेशेंट के अंदर आपने हीमोग्लोबिन को इंप्रूव करना होता है, तो आप ना उनको आईवी डेक्स्ट्रिन दे देते हो, लेकिन आयरन डेक्स्ट्रिन से एनाफ्लैक्टिक रिएक्शन का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं उन पेशेंट के अंदर फिर आप आयरन सेक्रोज को दिया करो। ठीक है जी। तो इस तरह से जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का पेशेंट था, उसको हमने ट्रीट भी कर लिया। तो ये था आपका पूरा वेरी इंटरेस्टेड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का टॉपिक, जिसके अंदर आपने बहुत सारी बेसिक रीजनिंग चीजें सीखी होंगी, आपने क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देखे होंगे, आपने सिंड्रोम के बारे में पता चला है, डायग्नोज कैसे करना है, डायग्नोस्टिक वैल्यूज चेंज क्यों हो रही है, क्या रीजन है, बायोप्सी आप कर सकते हो, ब्लड स्मीयर के अंदर ऊपर हमें क्या हिस्टोलॉजी भी हमने ठीक करनी है, विजुअलाइजेशन भी ठीक करनी है, रीजनिंग भी ठीक करनी है, और एट द एंड हमने उस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है। पहले आप ओरली दे सकते हो आयरन, अगर ओरली टॉलरेट नहीं कर रहा, स्लोली आपने आयरन को इंक्रीज करना है, आप आईएम दे सकते हो। अगर आपने रैपिडली इंक्रीज करना है, आईवी दे सकते हो। आईवी के अंदर मेरे पास दो चीजें हैं, एक मेरे पास आईवी डेक्स्ट्रिन आयरन होती है, एक आयरन सक्रोज होती है। अगर पेशेंट को एलर्जिक है, जो कि ज्यादातर आयरन डेक्स्ट्रन से होती है, हम उस पेशेंट को आईवी सक्रोज दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे अमेजिंग लेक्चर ऑफ योर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो लेट